हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का इंटीग्रेशन टॉपिक का ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का इंडेंटेड सेमी सर्कुलर कंटूर और व्हेन पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तो जो आपको पोल मिल रहा था वो विद इन सी मिल रहा था। अब आपको जो पोल है विद इन सी के साथ साथ रियल एक्सिस पर भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा एक फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। अगर आपने उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन पाई एक्स अपॉन में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई, ये हमें प्रूव करना है। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इस बार के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इसका तो उसे भी देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन भी 3 से 4 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द इंटीग्रल, कंसिडर द इंटीग्रल integration over C fz dz where fz equals to fz स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा e to the power I पाई z अपॉन में z 1 माइनस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, e टू द पावर आई पाई जेड जब आप यूलर्स थ्योरम से ओपन करेंगे तो कॉस पाई जेड प्लस आई साइन पाई जेड होगा, और लास्ट में जब हमें इक्वेट करना होगा तो हम इक्वेट करके अपने इस रिजल्ट को ले लेंगे। इट मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट भी प्रेजेंट है और इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया है, जैसे ये फंक्शन हमारा क्वेश्चन हमारा एक्स में था, बट हम इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फंक्शन को जेड में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो फंक्शन हमें गिवन होता है उसकी हम क्या निकालते हैं, पोल निकालते हैं। और पोल आपको बताया जा चुका है, पोल कैसे निकाला जाता है, फंक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करके निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा, नाउ पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, नाउ पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, पोल के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दीजिए, z ब्रैकेट में 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए z इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। डैट मीन्स यहाँ से हमें मिला स्टूडेंट्स z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 पोल्स निकल कर आ गए, जो कि 0 है, -1 है और +1 है। और स्टूडेंट्स, ये जो पोल हमें मिल रहे हैं ये मिलेंगे कहाँ, ये रियल एक्सिस पर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर इसे डिफाइन कर देंगे, द गिवन फंक्शन हैज़ पोल्स एट z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू +1 लाइज ऑन रियल एक्सिस, देन स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम पोल को कंटूर को चूज करेंगे। नेक्स्ट वी चूज द कंटूर C, वी चूज द contour C to be a large semicircle, mod z equal to R, indented at z equal to -1, z equal to 0 and z equal to +1 by small semicircles, इन सेमी सर्कल, इनके लिए जो इंडेंटेड जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू +1, इसके लिए हम जो सर्कल्स ले रहे हैं उनको हम नेमिंग कर दे रहे हैं, सेमी सर्कल्स गामा 1, गामा 2 एंड गामा 3
ऑफ रेडियाई, जिनके रेडियाई होंगे, रेडियस होंगे, स्मॉल r1, स्मॉल r2 एंड स्मॉल r3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो कंटूर डिफाइन कर रखा है, आइए उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि जो सेमी सर्किल्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले एक लार्ज सेमी सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो एक लार्ज सेमी सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जा रहा है। देन अब ये जो स्मॉल सेमी सर्किल्स के लिए इंडेंटेशन निकला है z इक्वल टू -1 0 और +1, तो -1 हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ कहीं पर मैं ले लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पहले तो हमने सेंटर सपोज़ कर लिया कि ये हमारा सेंटर है 0। फिर ये हमने सपोज़ कर लिया यहाँ पर है हमारा ये फर्स्ट सेमी सर्किल जिसका सेंटर है -1। फिर ये आपका 0 और यहाँ पर हमने ले लिया ये है हमारा +1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इसके लिए सेमी सर्किल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेमी सर्किल हो गया। देन ये हमारा सेकंड सेमी सर्किल हो गया। और देन यहाँ से हमारा ये थर्ड सेमी सर्किल हो जाएगा। और इनको हमने नेमिंग कर रखी है Γ1, ये हमारे लिए है Γ2 और ये है हमारा Γ3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपका ये -r2 + r, ये लार्ज सेमी सर्किल और ये x एक्सिस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आपका मूव कर रहा है वो यहाँ पर भी मैं इसे पॉइंट दे देता हूँ। तो ये A, ये B, फिर ये C, D, E एंड देन F। तो स्टूडेंट्स ये मूव कैसे कर रहा है, पहले ये आपका R से -r से A तक जाएगा, -r से A के बाद ये सेमी सर्किल Γ1 पर चलेगा। फिर वहाँ के बाद ये B आएगा, B से फिर ये C पर जाएगा, C से फिर ये अनदर स्मॉल सेमी सर्किल Γ2 वाले पे चलेगा। फिर वहाँ से D पर आएगा, D से फिर A पर जाएगा, E से फिर ये Γ3 के लिए चलेगा। फिर ये F पर आएगा, F से फिर ये R पर आएगा और फिर ये लार्ज सेमी सर्किल जो है कैपिटल गामा उस पर चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंटूर हमने डिफाइन किया था वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पॉइंट्स A B C D E F है हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द पॉइंट्स A B C D आर द पॉइंट्स A, B, C, D, E एंड F आर। आइए इन पॉइंट्स के बारे में बता दें। देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट ए के लिए जब आप बात करेंगे तो सेंटर इस सर्किल का क्या है, सेमी सर्किल का सेंटर क्या है -1 और रेडियस कितना है r1। तो स्टूडेंट्स सेंटर से जब हम इधर की तरफ करेंगे तो वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, रेडियस की -r1 लेंगे। तो यहाँ पॉइंट ए के लिए जो आएगा वो -1 -r1 होगा, जिसको कि आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेते हुए 1 + r1। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी के लिए लिखेंगे तो देखो आप सेंटर से ये राइट साइड की तरफ है तो वहाँ पर r1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा बी पॉइंट के लिए -1 + r1 और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 - r1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए आपका सेंटर 0 है और यहाँ पर सेंटर से इस तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो रेडियस -r2 और राइट की तरफ जाएंगे तो +r2। तो सी पॉइंट के लिए आपके पास -r2 है और इसी तरह से डी पॉइंट के लिए आपका +r2 है। एंड देन स्टूडेंट्स फिर ई पॉइंट के लिए आते हैं तो सेंटर से लेफ्ट की साइड है तो यहाँ पर ई पॉइंट के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 - r3 एंड एफ पॉइंट के लिए जो है वो आ जाएगा 1 + r3 रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स ये ए बी सी डी ई एफ पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे सेफ साइड लेते हुए यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ कि ए पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ए पॉइंट के लिए है हमारे पास -1 + r1, बी पॉइंट के लिए है -1 - r1, सी पॉइंट के लिए है -r2, डी पॉइंट के लिए है -r3 एंड ई पॉइंट के लिए है 1 - r3 एंड एफ पॉइंट के लिए है 1 + r3।
तो ये स्टूडेंट्स हम उन पॉइंट्स के बारे में डिफाइन कर पा रहे हैं। देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमने पोल अभी फाइंड आउट किया है वो ऑन द रियल एक्सिस मिला है। विद इन सी हमें कोई भी पोल नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंगुलरिटी हम बोल रहे थे कि पोल भी एक सिंगुलरिटी को ही हम पोल कहते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि वी हैव नो सिंगुलरिटी विद इन सी। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे इस चीज़ को कि the given function has no singularity. The given function has no singularity within C, and as such by Cauchy's residue theorem स्टूडेंट्स कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या था कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई और समीशन आर प्लस। स्टूडेंट्स ये समीशन आर प्लस क्या है? समीशन आर प्लस मीन्स सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ पोल विच लाइज विद इन सी। तो समीशन आर कब निकलता है? जब हमारा पोल विद इन सी निकल के आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर विद इन सी जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो ये स्पेस है, यहाँ पर विद इन सी में हमें एक भी पोल नहीं मिल पाया है। जो भी हमारा पोल आया है वो आपका रियल एक्सिस पर निकल के आया है। तो इट मीन्स ये समेशन आर प्लस हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पोल ही हमारा विद इन सी नहीं आया है तो समेशन आर प्लस भी नहीं निकल पाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 0। तो फर्दर यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन यहाँ पर कॉची रेसिड्यू थ्योरम बनेगा वो है इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो आप इंटीग्रेशन ओवर सी मीन्स कंटूर में जो इंटीग्रेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये वो देखते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारा चल रहा था, -r से a पर गया, फिर a से स्मॉल सेमी सर्किल पर गया, फिर b पर आया। तो इस तरह से ये जो मूव कर रहा है, आइए इसको हम यहाँ पर कंटूर के फॉर्म में किस तरह से, मतलब इंटीग्रेशन जो कंटूर का है वो किस तरह से डिफाइन होगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, और स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर ही आप लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं, तो यहाँ पर अलर्ट रहिएगा। देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा है वो -r से a पॉइंट तक के लिए चलेगा, और a पॉइंट के लिए हमने बता रखा है, a पॉइंट हमारा क्या आ रहा था, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस r1, और ये रियल एक्सिस पर चल रहा है। इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या लिखा जाएगा, fx dx लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स a पॉइंट पर आने के बाद ये जो कंटूर है देखिए सेमी सर्किल पर जा रहा है, तो ये सेमी सर्किल है आपका इंटीग्रेशन ओवर गामा 1, इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 और ये रियल एक्सिस छोड़ चुका है, तो यहाँ पर फंक्शन आपका हो जाएगा एफ जेड डी जेड। देन ये सेमी सर्किल कंप्लीट करने के बाद बी पॉइंट पर आएगा, तो बी पॉइंट पर आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी पॉइंट के लिए आपने बता रखा है -1 माइनस कॉमन लेकर -1 -r1, और ये b पॉइंट से कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, c पॉइंट तक जाएगा, और c पॉइंट के लिए आपके पास है -r2, और यहाँ पर ये रियल एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो इट मीन्स ये fx dx। अब c पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स ये जा रहा है स्मॉल सेमी सर्किल, सेकेंड स्मॉल सेमी सर्किल में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उसके लिए प्लस इंटीग्रेशन ओवर गामा 2 एफ जेड डी जेड। देन वो स्मॉल सेमी सर्किल, सेकेंड स्मॉल सेमी सर्किल कंप्लीट करने के बाद आएगा डी पॉइंट पर, तो डी से ई तक के लिए आपको लिमिट लेनी है। तो डी पॉइंट के लिए आपने बता रखा है -r3, और ई पॉइंट के लिए आप बता रहे हो देखिए 1 -r3, और ये फंक्शन fx dx लिखा जाएगा। ई पॉइंट के बाद ये थर्ड सेमी सर्किल पर चल रहा है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा गामा 3, और ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड। एंड देन फाइनली वो f के बाद फिर r पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस लेते हुए, f के लिए पॉइंट हमारे आए थे 1 + r3, और ये कैपिटल R fx dx क्योंकि रियल एक्सिस पर है। एंड देन इसके बाद ये लार्ज सेमी सर्किल पर मूव कर रहा है, तो लार्ज सेमी सर्किल के लिए इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड
इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपने पूरे कंटूर को डिफाइन कर दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर ये मूव कर रहा है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स फर्दर अब जो हमें करना है वो देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर हमारे पास -r2 + r, तो लार्ज सेमी सर्किल के लिए जो हमें लिमिट लेनी है वो -r2 + r के लिए हमें r टेंड टू इन्फिनिटी लेना है। और स्मॉल सेमी सर्किल से जो 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स मिल रहे हैं हमें इसमें जो इनके रेडियस हैं r1 r2 r3 उसे 0 की तरफ लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स टेकिंग लिमिट capital R tends to infinity and R1, R2, R3 tend to 0। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन आई है इस पर आप कैपिटल R टेंड टू इन्फिनिटी और R1, R2, R3 टेंड टू 0 रखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हो जाएगा -∞ से ये -1 fx dx प्लस यहाँ पर आपका लिमिट R1 टेंड टू 0 इंटीग्रेशन ओवर Γ1 fz dz प्लस ये हो जाएगा -1 से 0 fx dx प्लस लिमिट R2 टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ओवर Γ2 fz dz then integration 0 to +1 fx dx then limit r3 tend to 0 integration over Γ3 fz dz and then यहाँ पर 1 to infinity fx dx प्लस लिमिट यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल R टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा fz dz टोटल इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, तो आप अगर इंटीग्रेशन पर ध्यान दें तो देखिए हमें जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है फंक्शन जो fx है, देखिए यहाँ पर मिल रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम हमें fx के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर फंक्शन जो मिल रहा है fx मिल रहा है। और अगर हम देखें तो फंक्शन जो fx है वो ऑब्वियस है रियल एक्सिस के लिए ही बोला गया है, और रियल एक्सिस एक्चुअली जो देखा जाए वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख रहे हो कि -∞, क्योंकि r की लिमिट हमने क्या ले रखी -∞ से +∞, तो ये है -∞ से +∞ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर जब आप इसको देखो यहाँ पर -∞ to -1, फिर -1 to 0, फिर 0 to 1 और फिर 1 to ∞, अगर इन सबको स्टूडेंट्स मर्ज कर दिया जाए तो ये फाइनली -∞ से +∞ पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 इंटीग्रेशन एक साथ मर्ज किए जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें हम मर्ज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से डिफाइन होंगे। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया आपका -∞ से +∞ fx dx प्लस स्टूडेंट्स इस स्मॉल सेमी सर्किल, फर्स्ट स्मॉल सेमी सर्किल को हम अपने कन्वीनियंट के लिए I2 ले लेते हैं, सेकेंड स्मॉल सर्किल को I3 ले लिया जा रहा है, थर्ड को I4 एंड देन फिफ्थ को ये कैपिटल गामा वाले के लिए हम I5 ले रहे हैं इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ये भी हम इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे I1 सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक मेन इक्वेशन बन गया है जहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करनी है और फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखो तो क्वेश्चन अगर आप देखें, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है अपने सुविधा के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन पाई एक्स अपॉन में एक्स 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन जो है एक्स के फॉर्म में है और हम यहाँ पर देख रहे थे कि एक्स का फंक्शन जो है केवल I1 वाला है, बाकी सभी क्या हैं, जेड वाले हैं। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, जितने भी जेड वाले फंक्शन मतलब I2, I3, I4, I5 इन्हें सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, देन हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो सबसे पहले जब हम वर्क करने जा रहे हैं वो है देयरफॉर इसके लिए कि इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 एफ जेड डी जेड, इसको हम क्या लिख रहे थे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 और हमारे पास एफ जेड कितना है, देखिए e टू दी पावर आई पाई जेड अपॉन में जेड और 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि ये जो आपका गामा 1 स्मॉल सेमी सर्किल है और गामा 2 स्मॉल सेमी सर्किल और गामा 3 स्मॉल सेमी सर्किल है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट ये जो लार्ज सेमी सर्किल है या ये कहें कि ओवरऑल कंटूर जो मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसे डिफाइन कर देंगे कि गामा डिस्क्राइब्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गामा 1 डिस्क्राइब्ड in clockwise direction। गामा 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देन इसके बाद हम इसके लिए रेसिड्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स रेसिड्यू का सिंपल पोल के लिए जो रेसिड्यू हम निकालते थे वो क्या था फार्मूला, लिमिट z टेंस टू, हमारे पास यहाँ पर जो पोल आया था वो है -1, तो z टेंस टू a था तो z टेंस टू -1 और z माइनस a था तो डेट मीन्स z प्लस 1 हो जाएगा और एफ जेड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर, तो लिमिट z टेंस टू -1 z प्लस 1 और यहाँ पर एफ जेड हमारे पास है, देखिए यही है e टू दी पावर आई पाई जेड अपॉन में z और इसे आप ब्रेक कर सकते हो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये 1 माइनस जेड और ये 1 प्लस जेड लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स 1 प्लस जेड और z प्लस 1 जो भी है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो लिमिट है z टेंस टू -1, तो ये e टू दी पावर माइनस का आई पाई बना और अपॉन में -1 और यहाँ पर ये +2 बन जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, तो यहाँ पर e टू दी पावर आई पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -1 होती है। ठीक है, और माइनस आई पाई की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, -1 ही होगी, क्योंकि इसको जब आप ओपन करेंगे तो कॉस पाई माइनस आई साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर ये -1 अपॉन में -2 डेट मीन्स ये हमें मिल रहा है 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए क्या आ गया, कैपिटल ए या ये कहें कि रेसिड्यू का आ गया। स्टूडेंट्स मैंने आपसे जो बोला है कि फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो देखो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर इसका है वहाँ पर की पॉइंट्स कुछ बताए गए थे, तो फर्स्ट की पॉइंट सेकंड की पॉइंट बताया गया था, तो वहाँ पर जो ये निकला है हमारा, ये क्या निकला है, ए निकला है। एंड देन जब हम लिमिट R1 टेंस टू 0 जब हम एक्चुअल इंटीग्रेशन पर इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या था, IA θ2 माइनस θ1 था। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, देखिए तो ये आपका निकल के आ गया, तो इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर लिमिट R1 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 और एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, हमारे पास फार्मूला है आई ए मीन्स जो हमारा निकला यहाँ पर 1/2 IA θ2 माइनस θ1। स्टूडेंट्स सर्किल के लिए जो आपके पास इनिशियल लिमिट है वो θ = 0 और जो फाइनल लिमिट होती है वो क्या होती है, 2π होती है, बट यहाँ पर सेमी सर्किल है तो θ2 माइनस θ1 डेट मीन्स θ2 की वैल्यू पाई और θ1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लेंगे। अब नेगेटिव साइन क्यों लेंगे, देखिए अभी आपने बताया है कि गामा 1 डिस्क्राइब्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ओवरऑल जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा। इसको हम डिफाइन कर देंगे कि हियर नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
यहाँ आप डिफाइन कर देना कि हियर नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फाइनली क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा -i/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा I2 है, तो इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ये आपका I2 का रिजल्ट आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो मैं इसको सेफ साइड लेते हुए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि I2 की वैल्यू क्या है I2 की वैल्यू हमारी आ रही है -i/2। देन स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं I3 के लिए वर्क करेंगे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट होगा देयरफॉर इंटीग्रेशन गामा 2 के लिए आपके पास FZ/DZ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन गामा 2, FZ मीन्स e⁻i πz अपॉन में Z1 - Z² dz। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, लिमिट जो हमने पोल निकाला था यहाँ पर पोल Z = 0 है, उसके लिए हम वर्क करेंगे। सो लिमिट Z टेंस टू 0 और Z - a डेट मीन्स Z ही रहेगा, ZFZ। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट Z टेंस टू 0 और यहाँ पर Z और FZ मीन्स e⁻i πz अपॉन में 1 - Z² इंटू Z भी है। तो स्टूडेंट्स Z से Z कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर जब आप लिमिट रखोगे तो Z की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे तो e⁻0 और यहाँ भी आपका 1 e⁻0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 डेट मीन्स 1 रह जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ भी आप डिफाइन करेंगे कि गामा 2 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क्राइब हो रहा है, तो यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे कि गामा 2 डिस्क्राइब्ड इन clockwise direction, in clockwise गामा 2 डिस्क्राइब्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आ गया। अब जैसे अभी आपने देखा था कि जो हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा था तो ये A था, तो फार्मूला क्या था IA θ2 - θ1। जैसे हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फर्दर आप लिखेंगे इस चीज़ को। तो देखिए स्पेस नहीं स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर सेफ साइड लेते हुए बॉक्स में ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। देखिए ये बॉक्स में मैंने कर दिया, ये सेफ है, मैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गामा 2 के लिए तो यहाँ के बाद आप यहाँ देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये है देयरफॉर लिमिट R2 टेंड टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 2 FZ/DZ इक्वल टू IA θ2 - θ1 डेट मीन्स IA की वैल्यू 1 θ2 - θ1 स्टूडेंट्स फिर से ये सेमी सर्किल है तो डेट मीन्स π - 0 लिखा जाएगा और नेगेटिव साइन आएगा। और फिर से यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि ये नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हियर नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस का I⁻। तो स्टूडेंट्स इसको हम I3 भी बोल सकते हैं, ये हमारी I3 की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये I3 की वैल्यू हमारे पास माइनस का I पाई है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ इसको सेफ साइड लेते हुए लिख दे रहा हूँ कि I3 की वैल्यू हमारे पास माइनस I पाई आ रही है। देन फर्दर स्टूडेंट्स अब हम थर्ड सेमी सर्किल के लिए वर्क करेंगे। तो आइए देखें थर्ड सेमी सर्किल के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर आप इसे बस थर्ड कर दीजिए, गामा 3 लिख दें देयरफॉर, और यहाँ पर भी वही लिख लेंगे कि गामा 3 डिस्क्राइब्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड सेमी सर्किल है उसके लिए देखिए जो हमारा पोल आया था वो क्या आया था, z=1 आया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, सो लिमिट z टेंस टू 1 z-1 fz। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1 z-1 और fz की वैल्यू ऊपर से देख लीजिए e⁻i पाई z अपॉन में z, और इसे आप ब्रेक कर लेंगे तो ये 1 माइनस z और ये 1 प्लस z लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट माइनस कॉमन लेते ही, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो हम इसे कैंसिल करते रहे और माइनस हमने कॉमन ले लिया सपोज डेट, एंड देन लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लेने के बाद लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये e⁻i पाई बन गया और अपॉन में ये 1 + 1 ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है। और आपको पता है e⁻i पाई डेट मीन्स -1 होता है e⁻i पाई की वैल्यू, तो ये माइनस और ये -1/2 डेट मीन्स ये 1/2 निकल के आ रहा है। देन स्टूडेंट्स देयरफॉर अब इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्दर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि ये कैपिटल A की वैल्यू आ गई है। देन फर्दर लिमिट गामा 3 टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ओवर गामा 3 fz dz इक्वल टू माइनस आई, देखिए माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव साइन वही कि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए, और माइनस आई थीटा टू माइनस आई ए की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/2 आ रही है, माइनस आई ए थीटा टू माइनस थीटा 1 डेट मीन्स 180 डिग्री माइनस 0, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा माइनस का I⁻2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई है I4 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि I4 हमारे पास क्या आ रहा है, I4 की वैल्यू आ रही है -I⁻2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन फर्दर अब स्टूडेंट्स अब आती है बारी कैपिटल गामा I5 के लिए, जो कि कैपिटल गामा का है। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं फर्दर। तो z के जितने भी इंटीग्रल्स थे लगभग हो गए, बस एक लास्ट इंटीग्रल रह गया है। आइए उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से रिजल्ट देगा हमें। तो फर्दर यहाँ पर देयरफॉर आपका है इंटीग्रेशन ओवर गामा fz dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल गामा fz मीन्स e⁻i पाई z अपॉन में z 1 माइनस z² dz। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये कैपिटल गामा के लिए क्या है, कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और 1/z 1 माइनस z² आएगा स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स देखो मैं फिर से एक बार बोल दूं कि ये आपका फर्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक का चल रहा है, हमारा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। वहाँ की पॉइंट बताए गए थे, वहाँ पर सेकंड की पॉइंट मैंने जॉर्डन्स लेमा बताया था, तो ये जॉर्डन्स लेमा का ही फॉर्म है। देखिए लिमिट R टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा fz की जो फंक्शन है आपका e⁻i पाई z और 1 माइनस z², इसी के लिए आपका जॉर्डन्स लेमा यूज़ होता है। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है जो आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपका जॉर्डन्स लेमा वर्क कर जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाई जॉर्डन्स लेमा, देयरफॉर बाई जॉर्डन्स लेमा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लिमिट कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर गामा e⁻i पाई z में फंक्शन की वैल्यू रख दे रहा हूँ, और यहाँ पर है z 1 माइनस z² dz, इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 0। तो ये I5 की वैल्यू 0 आ गई। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास
I5 है, क्योंकि यही आपने वहाँ पर लिया था। तो ये I5 इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये जितने भी जेड वाले फंक्शंस थे I2, I3, I4, I5 ये सब हमारे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को लेकर के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फर्दर आप स्टूडेंट्स लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ I2, I3, I4, I5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये सब वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखेंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा I1 जो चल रहा था स्टूडेंट्स वो हो रहा था हमारा -∞ से +∞ fx dx। इसको आप इसी फॉर्म में लिखे रहें। अब देखिए I2 की वैल्यू हमने वहाँ पे लिखी है माइनस का I π/2 हो गया है। I3 की वैल्यू हमारी आई है -I π, एंड देन I4 की वैल्यू फिर से -I π/2 है, और ये I5 आपका 0 आ गया है, एंड देन राइट साइड भी हमारा 0 है। तो देन स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ fx dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए तो ये I π/2 और I π/2 दोनों हाफ हाफ हैं, तो I π बन जाएगा, और ये भी I π है। तो I π डेट मीन्स 2I π नेगेटिव है, लेकिन राइट साइड में जाके पॉजिटिव बन जाएंगे ये। तो 2I π स्टूडेंट्स ये हमारा इसका इंटीग्रेशन फॉर्म आ रही है। ठीक है, देन फर्दर अब देखिए, अब आपके पास जो फंक्शन है जो अभी तक आप z में लिख रहे थे, आप उसे x में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर fx dx फॉर्म में। तो जो फंक्शन आपने z के फॉर्म में लिया था उसे x में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन -∞ से +∞, और ये हो जाएगा आपका e⁻i πx अपॉन में x 1 - x² dx इक्वल टू 2I π। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, तो हमें जो क्वेश्चन जो रिजल्ट हमें देना है वो sin πx में देना है। जब हम e⁻i πx या e⁻iota जो हमने यूलर्स थ्योरम पढ़ा था, तो वहाँ पर हम क्या जानते हैं, e⁻iota cos थीटा प्लस iota sin थीटा। तो इट मीन्स हमें इमेजनरी पार्ट इक्वेट करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स इसीलिए यहाँ भी आपका इमेजनरी वैल्यू आ रही है 2I π। तो आप इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -∞ से +∞ cos πx प्लस I sin πx ब्रैकेट क्लोज dx होल डिवाइडेड बाई x 1 - x² इक्वल्स टू 2I π। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, हमें sin πx में रिजल्ट देना है। तो हम यहाँ पर इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। तो फर्दर आप लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो है -∞ टू +∞ sin πx अपॉन में x 1 - x² dx इक्वल टू 2π। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें जो आपका रिजल्ट है उसकी लिमिट है 0 to ∞, और हमारे पास यहाँ रिजल्ट की लिमिट आ रही है -∞ से +∞। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ होगी, और यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो 0 to ∞ तब आएगी जब आपका ये इवन फंक्शन होगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर sin πx और यहाँ पर x है, डेट मीन साइन ऑफ -θ, जैसे हम x के प्लेस पर -x रखते हैं तो यहाँ से हमें नेगेटिव साइन मिलेगा और यहाँ से भी नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी -x² है, डेट मीन्स पॉजिटिव इवन पावर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आप इसे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हुए 2 टाइम्स 0 to ∞ लिख सकते हो, साइन आपका ये πx अपॉन में x 1 - x² dx इक्वल टू 2π। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, शॉर्ट में मैंने di लिख दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड देन फाइनली आपको मिल रहा है 0 to ∞ साइन πx अपॉन में x 1 - x² dx इक्वल टू π। तो स्टूडेंट्स यही रिजल्ट हमें
प्रूव करके देना था। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, 4 से 5 बार आपका एग्जाम में आया हुआ है और इस बार के एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर देख